हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी, फिर आपका मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म और उसके बाद अपन ने बात की थी किसकी, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेट। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेट। सबसे पहले आता आपका मैग्नेटिक पोल। ठीक है, क्या होता है? अ पॉइंट इन मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फील्ड is maximum is known as मैग्नेटिक पोल। ठीक है, किसी मैग्नेट में ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। हर मैग्नेट में दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक पोल। सेकंड आता है आपका पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? इस पोल की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल होता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक पोल in magnetic field of 1 Tesla is known as या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। 1 टेस्ला को क्या लिख सकते हैं? यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? यूनिट है यानी 1 है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, किसी पोल को कहां पर रख दो? मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला है। तो इस पोल पर जितना फोर्स लगेगा वो इसकी क्या कहलाएगी? पोल स्ट्रेंथ कहलाएगी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किसको? पोल स्ट्रेंथ को। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ चीजें और रखेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे चार्ज होता है वैसे यहां पर क्या हो जाता है? पोल स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, इट्स यूनिट एम्पियर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर मीटर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मीटर का L, एम्पियर का A, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ला, LA। ठीक है, ये हो गई आपकी पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद अपन बात करते हैं क्या? मैग्नेटिक एक्सिस की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं बेटा? मैग्नेटिक एक्सिस की बात कर लेते हैं। तीसरी डेफिनेशन आती है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस होती क्या है? द इमेजिनरी line which join
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल of a magnet is known as magnetic axis. ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? इफेक्टिव लेंथ। फोर्थ आएगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल of magnet is known as its effective length। ठीक है, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। जैसे ये आपकी बार मैग्नेट रही, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ अलग होगी, ये कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूं। ये वाली जो लेंथ होगी जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? एल इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब फॉर बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका एल इफेक्टिव आता है वो 5/6 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो फॉर बार मैग्नेट इफेक्टिव लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ इज 6/5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ हो जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर मैग्नेट को इस शेप में बेंड कर दिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हो गई ए, ये हो गई आपकी बी। ठीक है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो हो जाएगी आपकी एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगी? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा, अगर इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, इस तरह से सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पहले जो बार मैग्नेट थी उसकी इफेक्टिव लेंथ थी एल, अब इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? 2r। तो आपको पता है एल बराबर क्या होती है? पाई आर। सर्कमफ्रेंस हाफ से सेमी सर्कमफ्रेंस है पाई आर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर l अपॉन पाई। तो इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? 2r बराबर 2l अपॉन पाई। कई बार इन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, तो इसमें अपॉन ये करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, π/2 आंसर आएगा, ये 2/π, इसमें इसका करेंगे तो 2/π। तो ये आपकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? The shortest distance between North Pole and South Pole of a magnet is known as effective length। बार मैग्नेट के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ की कितनी हो जाती है? आपका 5/6 टाइम्स हो जाती है। बाकी किसी के लिए भी आप इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हो, कैसे भी करके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है किसकी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो वो आपको क्या दे देगी? इफेक्टिव लेंथ दे देगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक कीपर क्या होती है? मैग्नेटिक कीपर, तो कभी भी आप अगर मैग्नेट को ओपन एयर में छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। तो इससे बचाने के लिए हमेशा दो बार मैग्नेट को साथ में रखा जाता है,
और किसके बीच में रखा जाता है, आयरन प्लेट के बीच में रखा जाता है। कैसे रखते हैं, ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया, ये दूसरा बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर रखा ऐसे जाता है कि इसका नॉर्थ और इसका साउथ और इसका साउथ और इसका नॉर्थ, और ऊपर क्या लगा देते हैं, पतली पट्टी लगा देते हैं किसकी, सॉफ्ट आयरन की। तो उन पतली पट्टियों को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं, ठीक है। तो द थिन प्लेट्स ऑफ thin plates of soft iron in between which two bar magnet are placed so that they do not lose their magnetism are known as magnetic keepers, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक कीपर कहलाएंगे। मतलब जो पतली प्लेट होती है जिनके बीच में अगर अपन बार मैग्नेट को रखते हैं तो वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करते, उनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्या, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या आएगा, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो अगली हेडिंग अपन बात करते हैं किसकी, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो लॉ है, जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम वैसा ही है। बस अंतर ये आता है कि यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक पोल वगैरह लेते हैं, चार्ज वगैरह नहीं लेते। और वहां पर जब अपन बात करते थे तो क्या करते थे, चार्ज की बात करते थे। तो ये सुनो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion acting between two pole is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर दो पोल लिए हैं, ठीक है, उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m1 और m2। पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो दो पोल लिए जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल m1 और m2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, r। ये अलग अलग मैग्नेट के पोल लिए, ठीक है, किसके लिए, अलग अलग। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया, दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया या साउथ पोल ले लिया। तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू पोल, ठीक है, दो पोल के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ,
पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m1 इंटू m2 के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंबाइन कर दो तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन R स्क्वायर के। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहां पर भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो F बराबर k m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो k बराबर क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, k की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर वेयर म्यू 0 इज एब्सोल्यूट permeability of air or vacuum। ठीक है, तो म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका न्यूटन का mLT-2A-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो फाइनली फोर्स की जो वैल्यू आएगी F बराबर k की जगह क्या आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। तो ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। ये क्या हो गया, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसी और मीडियम में जाएंगे तो म्यू 0 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, म्यू लिखना पड़ेगा। म्यू उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हो जाएगा, या फिर म्यू 0 इंटू म्यू R लिखना पड़ेगा। तो स्टार करके लिख देते हैं, ये खत्म हो गया। वैसे स्टार करके अलग से लिखवा देते हैं। इन another मीडियम। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय R स्क्वायर बराबर म्यू 0 म्यू R अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय R स्क्वायर। म्यू इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो ये हो जाता है आपका कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका कूलम्स लॉ बोल रहा था कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है और कूलम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा लॉ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो अगर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखा है तो ये करना है, या कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिखा है तो ये करना है, या फिर वो जब पूछा जाएगा तो वहां पर लिखा रहेगा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, या केवल कूलम्स लॉ लिखा रहेगा। तो ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, इस चैप्टर में जो ज्यादातर डेरिवेशन होंगे वो सबके सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेरिवेशन जैसे ही होंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं, थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, अगली हेडिंग आती है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहां पर अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? तो अपन बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर वी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आपकी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट where we experience magnetic force, is known as मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां पर अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी मत बोलना, इंटेंसिटी अलग होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो आपका ये होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या होती है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय unit pole in given magnetic field is known as magnetic field strength. The force experienced by unit pole in given magnetic field is known as magnetic field strength or magnetic induction. It is denoted by B। ठीक है, तो B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? B बराबर F अपॉन M। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इट्स यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, फोर्स की न्यूटन, इसकी एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, टेस्ला डिनोट किससे करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये आपकी यूनिट हो जाती है। ऐसा यूनिट टेस्ला बोली जाती है, टी से डिनोट करते हैं। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसकी यूनिट हो जाती है। सीजीएस यूनिट गॉस होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। अब आपका रिलेशन आता है कि 1 टेस्ला में कितने गॉस होता है। वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, टेस्ला और गॉस में रिलेशन हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यूटन का क्या होता था? m/L/t-2 अपॉन L/a। तो ये हो जाएगा आपका m/t-2 a-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स डायरेक्शन
is in the direction of force ऑन नॉर्थ पोल। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और नॉर्थ पोल पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई या मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मोनोपोल। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मोनोपोल निकाल लेते हैं, फिर आगे अपन बात करें। अगली हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मोनोपोल। जैसे यू आपका पॉइंट चार्ज के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, वैसे आप मोनोपोल के कारण क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो लेट अ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m is placed at point O another point P is taken at small r distance away from it on which magnetic field strength is to be determined। ठीक है, क्या किया हमने, एक पॉइंट O ले लिया, इस पे पोल रख दिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, लेट another pole of pole strength m0 is placed at P। तो P पर एक और पोल रख दिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m0। ठीक है, देन फोर्स ऑन m0। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलता है, F बराबर μ0 अपॉन 4 पाई m0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन से क्या होता है, B बराबर होता है F अपॉन m0। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली उस पर जो पोल रखा उसी से आप फोर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F, F की वैल्यू रख दो तो B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m0 बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m0। तो m0 से m0 कैंसिल, B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अंतर इतना है, वहां पर 1 अपॉन 4 पाई क्यों आता था, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में m की जगह q आता था, r स्क्वायर ही आता था। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई ड्यू टू मोनोपोल। ठीक है, अब अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं किसका, B का, किसके साथ, R के साथ, तो वो किस तरह से आता है,
ये आपका बी हो गया, ये आपका आर हो गया। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई ड्यू टू मोनोपोल। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वहां पर अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर भी अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज जो है वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो क्या होती है, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन्स in magnetic field on which north pole can move freely is known as magnetic फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसी इमेजिनरी लाइन जिन पर नॉर्थ पोल क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती नहीं है, आप क्या करो, नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को अपन क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। इनको ड्रॉ करने के कई तरीके होते हैं। एक बार मैग्नेट ले लो, उसके पास में मैग्नेटिक निडल रखते जाओ, तो वो जिस और डिफ्लेक्ट करती जाती है उन पॉइंट को बनाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाए। दूसरा, आप क्या करो, मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग डाल दो, तो वो भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके बाद हमको डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो चैप्टर है कौन सा, मैग्नेटिज्म, ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है अच्छे से तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बहुत हेल्पफुली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल अपन आपको डिस्कस करके बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। ठीक है।